नमस्कार दोस्तों। पेट्रोलिंग ऑफ रेलवे लाइंस की इस दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में जहां तक हमने पढ़ा था, अगर आपने पिछली कक्षा को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको जा करके वहां पर पहले आप इसकी पिछली कक्षा को बस पढ़ लें। तो आइए, हमने पिछली कक्षा में मॉनसून पेट्रोलमैन के बारे में बात चल रही थी। अब उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं एक्शन व्हेन डैमेज इज ऑब्जर्व्ड। इसका अर्थ यह हुआ कि पेट्रोलिंग करते वक्त पेट्रोलमैन को कहीं पर अगर किसी प्रकार का डैमेज अगर दिखाई देता है तो उसे फिर क्या करना होता है। इन द इवेंट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द लाइन बीइंग ब्रीच्ड और अदरवाइज रेंडर्ड अनसेफ फॉर ट्रैफिक, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व। यानी कि अगर कोई घटना के कारण से, जो घटना घटी है उसके कारण से लाइन का कुछ हिस्सा अगर ब्रीच्ड हो गया है या ट्रेनों के यानी ट्रैफिक के चलने के लिए अनसेफ अगर हो गया है, तो हमें जो जो कार्रवाई करनी है वो क्या क्या है, क्या परिस्थिति होगी, तो हमें कौन सी कार्रवाई करनी होगी। तो पहली परिस्थिति पर ध्यान रखते हैं। इन द केस वेयर टू पेट्रोलमैन आर एम्प्लॉयड। अगर पेट्रोलमैन दो है, अगर दो पेट्रोलमैन है तो हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंजर सिग्नल मस्ट एग्जिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। तो डेंजर सिग्नल को दोनों दिशाओं में दिखाया जाएगा। द टू पेट्रोलमैन शैल देन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन शोइंग द डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल क्या होते हैं? दिन में रेड फ्लैग और रात में रेड लाइट, ये डेंजर सिग्नल है। तो जैसी परिस्थिति होगी, अगर दिन की परिस्थिति होगी तो रेड फ्लैग लेंगे और रात की परिस्थिति होगी तो रेड लाइट होगी। तो दो पेट्रोलमैन अगर हैं तो दोनों पेट्रोलमैन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगे डेंजर सिग्नल को दिखाते हुए। और जब वे 600 मीटर की दूरी पर होंगे, कहाँ से इसकी गिनती करनी है? पॉइंट ऑफ डेंजर से। जो डेंजर पॉइंट है वहां से जब 600 मीटर की दूरी पर पहुंचेंगे तो प्रत्येक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक डेटोनेटर को रेल पर लगा दे। उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीड कर जाएंगे और 1200 मीटर तक जाएंगे। 1200 मीटर पहुंचने के बाद 1200 मीटर की दूरी कहाँ से मापी जाएगी? पॉइंट ऑफ डेंजर से। तो 1200 मीटर की दूरी पहुंचने के बाद वहां पर वे 3 डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। डबल लाइन के केसेज में, अगर हम ये सिंगल लाइन पर कर रहे हैं तो इस प्रकार किया जाएगा, और डबल लाइन के केसेज में डेटोनेटर्स को उस लाइन में प्लेस किया जाएगा जिस डायरेक्शन से गाड़ी अप्रोच करने वाली है। जैसे अगर वो अप लाइन होगी तो अप डायरेक्शन में और डाउन लाइन होगी तो डाउन डायरेक्शन में किया जाएगा। और अगर सिंगल लाइन है तो जैसा अभी बताया है उस हिसाब से इसे लगाया जाता है। अब आते हैं इसके बाद, शुड द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बी सच एज टू रेंडर इट इम्पॉसिबल फॉर ईदर ऑफ द पेट्रोलमैन टू गेट अक्रॉस द गैप, एज फॉर इंस्टेंस अ वाश अवे विद अ स्ट्रॉन्ग फ्लड। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन बन रही है। मान लिया जाए कि जो लोकेशन है, जो डेंजर लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार का है कि आप उस लोकेशन के दूसरी तरफ आप जा ही नहीं सकते। डेंजर लोकेशन के जब दूसरी तरफ अगर आप जा पा रहे हैं तभी तो आप 600 मीटर और 1200 मीटर पर आप प्रोटेक्शन कर पाएंगे, पर आप जा ही नहीं पा रहे हैं। वैसे केसेज में फिर किया क्या जाए? जैसा कि यहाँ पर एक घटना दी हुई है कि अगर वाश वे हो गया है, ठीक है, अगर वाश वे की कोई घटना है और काफी फ्लड के कारण से वाश वे की घटना है तो दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता। वन ऑफ द मेन शुड शो द डेंजर सिग्नल एंड endeavor to stop train approaching the gap from the other side, while the other man should proceed towards the station of his side of the gap, fixing the detonator and act as we'll discuss previously। यानी कि एक पेट्रोलमैन तो वहीं पर खड़ा रहेगा और वह दूसरी तरफ, जिस तरफ वो जा नहीं सकता, उस तरफ की ट्रेनों को स्टॉपिंग करने के लिए वहां पर सिग्नल दिखाता हुआ रहेगा। और जिधर जा सकते हैं उधर पेट्रोलमैन सिग्नल्स को लेकर के जाएगा और जैसा कि निर्धारित प्रक्रिया भी बताई गई है कि 600 मीटर की दूरी पर और 1200 मीटर की दूरी पर प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके बाद अगला कार्य आता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग द डैमेज टू द स्टेशन मास्टर एंड गैंगमेट। स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना और गैंगमेट को रिपोर्ट करना। पहला काम है प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन कर लिया। आफ्टर प्रोटेक्टिंग द ट्रैक, वन ऑफ द टू पेट्रोलमैन हु इज नियरेस्ट टू द स्टेशन एंड इन केस मेंशन एट सी की एक तरफ नहीं जा सकते, द पेट्रोलमैन हु आर प्रोटेक्टेड द ट्रैक विल प्रोसीड इन ऑल हैस्ट शोइंग द डेंजर सिग्नल टू द स्टेशन एंड इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर ऑफ द डेंजर। प्रोटेक्शन करने के बाद क्या प्रक्रिया अपनानी है कि जो भी नजदीक होगा, जिस तरह भी स्टेशन नजदीक होगा, वो पहले जाकर के स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा। एक परिस्थिति है कि दोनों तरफ जा सकते हैं और दूसरी तरफ है कि एक तरफ जा ही नहीं सकते, ब्रिजेज वगैरह हो गया है, तो ब्रिजेज की तरफ से
जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है वो तो वहीं पर खड़ा रहेगा, और दूसरा व्यक्ति जो कि 600 मीटर और 1200 मीटर पर डेटोनेटर लगाने गया है, वही आगे बढ़ करके स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और डेंजर की सूचना देगा। सूचना देने के बाद वह वापस लौटते समय अगर उसको गैंग क्वार्टर मिलता है, यानी गैंग क्वार्टर अगर मिलता है, तो वहां पर वह इन्फॉर्म करेगा मेट को कि ऐसे ऐसी घटनाएं हो चुकी है, और गैंग को इमीडिएटली उस अफेक्टेड लोकेशन पर, अफेक्टेड किलोमीटर पर पहुंच जाना होगा, और जो भी उससे संभावना है रिपेयर करने की, जो नेसेसरी एक्शन ले सकती है गैंग, वह लेगी। After protecting the track, the other patrolmen will proceed to the site of obstruction and remain there showing the danger signal until the first patrolman joins him. In case the other patrolman hasn't been able to locate the gang hut on his way back from the station, one of them should proceed to the gang hut and inform the gangmate. यानी प्रोटेक्शन करने के बाद जो दूसरा पेट्रोलमैन है वह साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की चलाएगा, और वहां पर जाकर के वो डेंजर सिग्नल दिखाता रहेगा जब तक कि पहला पेट्रोलमैन नहीं आ जाता है। और मान लें कि पहला पेट्रोलमैन आता भी है और उसे रास्ते में कोई गैंग हट अगर नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में फिर उन दोनों में से एक व्यक्ति गैंग हट की ओर प्रस्थान करेगा और वहां पर जाकर के गैंगमेट को सूचना देगा। तो ये सारी कहानी तो तब थी जबकि आपके पास दो पेट्रोलमैन कार्यरत थे। अब अगर मान लिया जाए कि एक ही पेट्रोलमैन के द्वारा पेट्रोलिंग कराई जा रही है, उस परिस्थिति में फिर क्या किया जाए? इन केस वेयर वन पेट्रोलमैन इज एम्प्लॉयड। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइन कैसे किया जाएगा? अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइन करने के लिए व्हेन डैमेज इज डिटेक्टेड ऑन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन पर अगर डिटेक्ट होता है, ये पिछले वाले में आपने देखा कि हमने वहां पर स्पेशली कुछ नहीं बात की थी, प्रोटेक्शन चूंकि दो थे, चूंकि दोनों आदमी वहां पर अवेलेबल थे, इस चलते हमने यह मान के चल दिया कि सिंगल लाइन पर भी दोनों तरफ वो जा सकता है। और यहाँ पर चूंकि एक ही आदमी है, इसलिए स्पेशली आपसे बात की जा रही है कि वेयर डैमेज इज ऑन द सिंगल लाइन। ठीक है, डैमेज ऑन इज ऑन द सिंगल लाइन। प्लेस अ रेड लैंप ड्यूरिंग द नाइट। अब प्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रात के दौरान में लैंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेड लैंप, और दिन के समय में रेड फ्लैग इन अ प्रोमिनेंट पोजीशन टू वार्न ट्रेन। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक खास जगह पर स्टाफ के ऊपर में रेड लैंप या रेड फ्लैग को एक प्रोमिनेंट पोजीशन का मतलब वो पोजीशन हो गया जहां पर से कि ट्रेन को आसानी से वो सिग्नल दिखाई दे सकता है, विच में अप्रोच फ्रॉम द वन डायरेक्शन, the run in the opposite direction from which train is likely to come, the run in the opposite direction from which train is likely to come। इसके बाद वो क्या करेगा, एक बार यहाँ पर उसने लाल झंडी या लाल बत्ती उसने लगा दी, उसके बाद वह दूसरी तरफ जाना चाहेगा, तो उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरफ से कि ट्रेन आने की संभावना है उस तरफ वो दौड़ेगा। और किस तरह दौड़ेगा? जैसा कि पूर्व में बताया गया था, वो डेंजर सिग्नल लेता हुआ दौड़ेगा, और 600 मीटर की दूरी पर एक पटाखे और 1200 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे 10-10 मीटर के अंतराल पे लगाया जाएगा। इसके बाद वो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या साइट ऑफ डैमेज की तरह लौट करके वापस आएगा, और ठीक यही प्रक्रिया वह दूसरी तरफ भी करेगा। रिटर्न टू द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज एंड प्रोटेक्ट द अदर साइड विद द डेटोनेटर से सिमिलरली। तो सेम प्रक्रिया वो अपनाएगा। इन द इवेंट ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू गेट द अदर साइड ऑब्स्ट्रक्शन। अब कहानी यहाँ पर ये हो रही है कि मान लिया कि जब ब्रिजेज का साइड था और पेट्रोलमैन दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, जो डैमेज किया हुआ है जैसे वाशवे का कंडीशन हो गया है, तो वहां पर वो दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, तब वो सिमिलरली क्या करेगा, एक रेड लैंप जो कि आसानी से दूर से दिखाई दिया जा सके ऐसी जगह पर उसे प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार से वो प्रोटेक्शन करेगा और प्रोटेक्ट करके वापस उस साइट पर आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन बचती है कि व्हेन डैमेज इज डिटेक्टेड ऑन ए डबल लाइन। आदमी सिंगल है और डबल लाइन का केस है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, डबल लाइन है पर आदमी यहाँ पर सिंगल है, यानी पेट्रोलमैन सिंगल है। तो पेट्रोलमैन अगर सिंगल है तो फिर क्या करेगा, वो उसको क्या करना चाहिए? प्लेस द रेड फ्लैग या लैंप इन ए प्रोमिनेंट पोजीशन सो एज टू बार एंड अप्रोचिंग ट्रेन ऑन वन ट्रैक। तो वह एक ट्रैक पर क्या करेगा, दो ट्रैक है आपके पास, मान लिया अप है डाउन लाइन है, तो वह एक ट्रैक पर किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पर रेड लैंप या रेड फ्लैग, जैसा दिन और नाइट का पोजीशन हो उसके अनुसार से वो वहां पर प्लेस कर देगा। उसके बाद वो दूसरे ट्रैक पर जिधर से ट्रेन आने की संभावना हो। अब ये सवाल आता है कि ट्रेन आने की संभावना का पता कैसे चलेगा? तो आपको पता है कि पैसेंजर ट्रेनों की समय सीमा निर्धारित रहती है, और पैसेंजर ट्रेनों की समय सीमा के आधार पर आपकी जो पेट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं वो उन्हीं के अनुसार बनाए जा सकते हैं जाते हैं।
तो इसके हिसाब से आपको जानकारी होगी कि आपके पास कौन सी ट्रेनें कितने बजे आपके सेक्शन से पार करने वाली है। तो उसके अनुसार से जिस लाइन पर सबसे पहले ट्रेन पास करने वाली होगी, उसी को हम मान लेंगे कि वह जो है वो एक्सपेक्टेड फर्स्ट मान लेंगे। तो देन रन अलोंग द अदर ट्रैक ऑन विच ट्रेन इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट एंड प्लेस द डेटोनेटर। उसके बाद उस तरफ करेंगे। रन बैक, वापस लौटेंगे। प्रोटेक्ट विद डेटोनेटर्स द लाइन ऑन विच लैंप या फ्लैग वाज प्रोमिनेंटली प्लेस्ड। वापस लौटने के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो हम वापस लौट चुके हैं, दूसरी तरफ तो यहाँ पर डैमेज जो डिटेक्ट किया हुआ है, एक तरफ हमने चले गए और उसके बाद वापस लौट करके जो जहाँ पर पहले आए थे वहाँ पर फिर से प्रोटेक्शन करने की प्रयास करेंगे। अब कंडीशन क्या हो सकती है? एक कंडीशन हो सकती है कि रिपोर्टिंग टू द डैमेज टू द स्टेशन मास्टर, द पेट्रोलमैन विल रिटर्न टू द स्टेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर प्रोटेक्टिंग द लाइन। अब उसने प्रोटेक्ट कर दिया, लाइन को प्रोटेक्ट कर दिया दोनों डायरेक्शन में। ध्यानपूर्वक देखेंगे, द पेट्रोलमैन रिटर्न टू द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर प्रोटेक्टिंग लाइन इन द बोथ डायरेक्शन एंड शैल रिमेन एट द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। वो स्टेशन मास्टर के पास नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, दोनों साइड में प्रोटेक्ट करने के बाद कहाँ पर लौट के आ रहा है? प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पर होगा। उसके बाद वहां से वो सूचना भिजवाएगा किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा स्टेशन को, या कोई भी उसको पर्सन मिलता है उसके द्वारा वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा स्टेशन मास्टर को सूचना भिजवाने का कार्य। अब सवाल आता है कि इंजीनियरिंग ऑफिसर्स पेट्रोलिंग के संबंध में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो इंजीनियरिंग ऑफिसर को निभानी है। पहला है इंस्पेक्शन ऑफ पेट्रोल बुक। जेई अथवा एसएससीपीवे मस्ट एग्जामिन द पेट्रोल बुक्स इनिशियल द एंट्रीज इच टाइम ही इंस्पेक्ट। पेट्रोल बुक्स की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जेई और एसएससीपीवे की होगी। जब वो जांच करेंगे उसका अगला काम क्या करना है? उस पर इनिशियल करना है। जब भी वो इंस्पेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम डाल करके इनिशियल करेंगे, और अगर उसमें कोई इरेगुलरिटीज पाई जाती है तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, इरेगुलरिटीज जो उनको नोटिस में आता है। द एडियन शुड एग्जामिन द पेट्रोल बुक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। एडियन भी जब मूवमेंट करेंगे तो अपने इंस्पेक्शन के दौरान में पेट्रोल बुक की जांच करेंगे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू द पेट्रोलमैन एंड वॉचमैन। पेट्रोलमैन और वॉचमैन को जिन जिन इक्विपमेंट, जो मिनिमम इक्विपमेंट के बारे में अभी तक हमने बात किया है, उसको सप्लाई करने की जिम्मेदारी होगी। तो जेई अथवा एसएससीपीवे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग that each patrolman is provided with the equivalent specified and for periodical distribution of the consumable stores like kerosene oil, matchbox। यानी कि निर्धारित नियमों के अनुरूप में जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं वो तो प्रोवाइड करने ही है, साथ ही साथ वे कंज्यूमेबल्स जो कि समय के साथ खत्म हो सकते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, मैच बॉक्स हो गया, तो ऐसी चीज़ों की पीरियोडिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। द मेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट द पेट्रोलमैन एंड स्टेशनरी वॉचमैन पजेसेस द करेक्ट इक्विपमेंट स्पेसिफाइड। यह सिर्फ जिम्मेदारी जेई अथवा एसएससीपीवे की ही नहीं है कि वहां पर प्रोवाइडेड किए गए इक्विपमेंट की जांच करें, वरन की ये मैट की भी जिम्मेदारी है कि वह यह जांच करे कि पेट्रोलमैन और स्टेशनरी वॉचमैन के पास पर्याप्त मात्रा में जो जरूरी इक्विपमेंट है, जो स्पेसिफाइड इक्विपमेंट है, वो उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, द जेई oblique SSCPA will be responsible for instructing the patrolmen in their duties about the rules for the protection of the lines। यानी कि जब भी SSCPA या JEPA सेक्शन की इंस्पेक्शन कर रहे होंगे तो उनका यह ड्यूटीज बनता है कि अपने पेट्रोलमैन को समझाएं कि उनका कार्य क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और किस नियम के तहत में या किस तरीके से लाइन का प्रोटेक्शन किया जाता है, और जितने भी उनके सेक्शन के वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन सब की जानकारी भी उनको है या नहीं है, उन्हें वेल एक्वेंटेड होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ हमें ओरल इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, बल्कि जेई अथवा एसएससीपीवे को चाहिए कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ड्रिल द पेट्रोल बीट इन देयर डिटेल्ड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या करना है? सिर्फ थ्योरेटिकल जानकारी या ओरल जानकारी नहीं देना है, वरन उसको प्रैक्टिकल तौर पर उसका प्रैक्टिकल भी करवाना है पेट्रोलमैन के द्वारा कि कैसे वो प्रोटेक्शन करेंगे। इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि उन पेट्रोलमैन को बुला करके लाइन के ऊपर में जिस ढंग से पेट्रोलिंग की जाती है, जिस ढंग से प्रोटेक्शन किया जाता है, इसका प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए। अब आता है उनके इक्विपमेंट की जांच।
प्रत्येक पेट्रोलमैन और वॉचमैन के इक्विपमेंट की जांच महीने में एक बार एसएससी अथवा जेईपीवी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर देखिए इक्विपमेंट की बात हो रही है। जेई ऑब्लिक एसएससीपीवी शुड चेक द इक्विपमेंट ऑफ ऑल द पेट्रोल एंड वॉचमैन वंस इन ए मंथ, रिकॉर्ड द रिजल्ट इन ए पेट्रोल बुक एंड टेक अ स्टेप टू रिकूप डिफिशियंसी। यहाँ पर यह ड्यूटी दे दी गई है जेई ऑब्लिक एसएससीपीवी। यहाँ पर इन जनरल जब इंचार्ज नहीं लिखा हुआ होता है तो इसका अर्थ होता है कि वो सहायक हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर वंस इन ए मंथ। अगला पॉइंट है चेक ओवर पेट्रोलिंग एट नाइट, रात्रि के दौरान पेट्रोलिंग की जांच करना। बाय जेई और एसएससीपीवी द फॉलोइंग आर द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ नाइट पेट्रोलिंग। यहाँ पर देख रहे हैं किसकी बात की जा रही है, नाइट पेट्रोलिंग की बात की जा रही है फॉर जेई अथवा एसएससीपी सेक्शनल और एसएससीपीवी इंचार्ज के बारे में। तो नाइट पेट्रोलिंग में यानी कि पेट्रोलिंग एट नाइट इनकी जांच करनी है तो जेई अथवा एसएससीपीवी सेक्शनल के द्वारा हर एक फोर्थनाइटली इंस्पेक्शन करना है, इनकी पीरियडिसिटी फोर्थनाइटली है। वहीं पर एसएससीपीवी इंचार्ज की पीरियडिसिटी मंथली है। यहाँ पर एडीएन का कर्तव्य क्या है, तो एडीएन क्या करेंगे, एडीएन शैल कवर हिज एंटायर सब डिवीजन वंस इन ए मंथ बाय ट्रेन इन द नाइट एंड चेक द पेट्रोलमैन। तो यहाँ एडीएन को भी एक महीने के अंदर में इसकी पेट्रोलिंग की एक बार जांच करनी है। तो एडीएन के लिए एक महीना हो गया, एसएससीपीवी इंचार्ज के लिए एक महीना हो गया और जेईपीवी सेक्शनल के लिए फोर्थनाइटली हो गया। Action by ADN and JE/SSCPV on receipt of information regarding damage to the line। यानी कि जैसे ही एडीएन को या जेई अथवा एसएससीपीवी को लाइन के डैमेज की सूचना मिलती है, चाहे वो स्टेशन मास्टर के थ्रू मिले या मेट के थ्रू मिले या हो सकता है कि पेट्रोलमैन ने ही फ़ोन करके बता दिया हो, तो जैसे ही उसे लाइन के डैमेज की सूचना मिलती है तो एडीएन अथवा एसएससीपीवी इंचार्ज हों या जेईपीवी सेक्शनल या कंसर्न सेक्शनल हो, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल जो भी उपलब्ध क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि जो भी आपके पास क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स हो, जिस तरीके से आप साइट पर आप पहुंच सकते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे और उसके बाद नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, एडीएन को भी पहुंचने की बात कही गई है, एसएससीपीवी इंचार्ज को भी पहुंचने की बात कही गई है और जेई अथवा एसएससीपीवी कंसर्न को भी पहुंचने की बात कही गई। तो जो भी उस क्षेत्र से संबंधित है उन सभी को वहां पर पहुंचना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हॉट वेदर और कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की, जो कि एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में किया जाता है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो मॉनसून पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे और मॉनसून पेट्रोलिंग के संबंध में जितनी भी चर्चाएं अभी तक की गई है वो मॉनसून पेट्रोलिंग के लिए लागू होती है। अब आते हैं हॉट वेदर पेट्रोलिंग। हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब किया जाता है और हॉट वेदर पेट्रोलिंग किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग पीरियड फॉर हॉट वेदर पेट्रोलिंग shall be laid down by the chief engineer। हॉट वेदर पेट्रोलिंग का जो पीरियड है कि कब से कब तक किया जाएगा, यह किसके द्वारा किया जाएगा, चीफ इंजीनियर के द्वारा किया जाएगा और वह हर एक सेक्शन के लिए डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी डिवीजन में कह दिया गया है तो वो पूरे डिवीजन के लागू हो जाएगा। जिन जिन सेक्शन के लिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है उसके सेक्शन के में ही किया जाएगा और इसकी जो पीरियडिसिटी जो है या पीरियड जो है कितने से कब समय तक ये हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जाएगी, इसकी जवाबदारी चीफ ट्रैक इंजीनियर की होती है और इसके लिए नेसेसरी जो पेट्रोल चार्ट है वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं। पेट्रोलिंग को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी, पेट्रोलिंग जो होगा वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, जेई अथवा एसएससीपीवी के द्वारा कराया जाता है। इन सब के अलावा भी जेई अथवा एसएससीपीवी और गैंगमेट की जवाबदारी होती है कि वह गर्मी के मौसम में विजिलेंट रहें और अगर टेम्परेचर एक निर्धारित सीमा से अगर ऊपर चला जाता है तो वो स्वयं ही पेट्रोलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सीटी के द्वारा जो पीरियड डिफाइन किया गया है वो तापमान के आधार पर डिफाइन किया गया है, पर सडन चेंजेस के कारण अगर तापमान इस प्रकार का हो जाता है कि वो एक खास सीमाओं को पार कर जाता है तो पेट्रोलिंग को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। अब यह सीमाएं क्या है, ये कंडीशन बेस है। अगर एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर वाइडर बेस पीएससी स्लीपर ट्रैक पर बना हुआ हो, स्लीपर डेंसिटी 1660 नंबर पर किलोमीटर हो,
तो उस कंडीशन में पेट्रोलिंग TD प्लस 30 डिग्री सेल्सियस से एबव होने पर किया जाएगा, इसको क्रॉस करने के बाद किया जाएगा। दूसरा, अगर PSC स्लीपर ट्रैक है, अब यहाँ पर देखेंगे वाइडर स्लीपर नहीं है, यहाँ पर सामान्य PSC स्लीपर ट्रैक है और स्लीपर डेंसिटी 1540 है या 1660 है, 1540 या उससे ज़्यादा है, तो फिर TD प्लस 25 डिग्री को क्रॉस करने के बाद ही पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके बाद PSC स्लीपर ट्रैक है लेकिन स्लीपर डेंसिटी जो है वो 1540 से अगर कम है तो फिर TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस पर ही पेट्रोलिंग की जाएगी। जैसे TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो इससे की जाएगी। तो यहाँ दो चीज़ों का बहुत ही महत्व है, एक है कि स्लीपर किस टाइप का हमने इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने स्लीपर डेंसिटी कैसे ली। तो अगर नॉर्मल स्लीपर हमने इस्तेमाल किया है और स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम है तो 20 डिग्री सेल्सियस से पार होने के बाद, और अगर 1540 है स्लीपर डेंसिटी या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन PSC स्लीपर ही हमने अभी इस्तेमाल किया है तो TD प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब स्लीपर डेंसिटी 1660 नंबर्स पर किलोमीटर हो और वाइडर बेस स्लीपर का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो यह TD प्लस 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किया जाएगा। जब यह पेट्रोलिंग की जाती है, जैसा कि आपको बताया गया कि पेट्रोल चार्ट बनाया जाएगा, सिटी के द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो पेट्रोल चार्ट में पेट्रोलिंग की बीट कितनी होगी, हॉट वेदर पेट्रोलिंग में पेट्रोलिंग की बीट कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं या तो सिंगल लाइन पर, और अगर डबल लाइन है लेकिन एक ही लाइन हमारा LWR या CWR है, यानी कि वो भी सिंगल लाइन ही है, दूसरी लाइन LWR या CWR नहीं है डबल लाइन पर, तो दोनों एक तरह से सिंगल लाइन ही हो गई, क्योंकि डबल लाइन पर अगर एक ही लाइन अगर LWR है तो एक LWR उसको हम सिंगल लाइन मान लेंगे, दूसरी लाइन तो LWR है नहीं, और यहाँ पर अगर कोई सिंगल लाइन है तब तो है ही। तो ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पर LWR बिछा हुआ है तो उस कंडीशन में 2 किलोमीटर पर एक पेट्रोल वैन लगाया जाएगा, यानी पेट्रोल वैन की बीट कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर डबल लाइन है और दोनों ही रोड पर, यानी दोनों ही रेलवे ट्रैक पर LWR है, डबल लाइन भी है और दोनों ही ट्रैक LWR है, वैसे कंडीशन के लिए एक पेट्रोल मैन 1 किलोमीटर पर अप और डाउन दोनों लाइनों के लिए। यहां से इसका अर्थ क्या निकला, यहां से अर्थ ये निकला कि अप लाइन में भी 1 किलोमीटर और डाउन लाइन में भी 1 किलोमीटर, अर्थात कुल मिलाकर के एक पेट्रोल मैन के लिए 2 किलोमीटर हो गया। जैसा कि सिंगल लाइन पर जबकि एक ही लाइन थी तब उसके लिए 2 किलोमीटर था, लेकिन कुल मिलाकर के पेट्रोल मैन की बीट, हॉट वेदर पेट्रोल मैन की बीट 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चेंजेस इन बीट लेंथ एंड मैन पावर डिप्लॉयमेंट, जो कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया है, इसमें अगर कोई चेंजेस करना है, डिविजन्स की इस प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, तो इन चेंजेस को सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के द्वारा चेंज किया जा सकता है। सामान्यतः आप समझेंगे इस बात को कि इन सारे पेट्रोल बीट का और पेट्रोलिंग सेक्शन को डिफाइन किन्होंने किया था, सिटी ने किया था। लेकिन एक बार डिफाइन अगर हो गया है, फाइनलाइज हो गया है, अगर इसके बाद भी अगर जहां जरूरत लगता है कि इस बीट में जो निर्धारित बीट दिया हुआ है, इस बीट में किसी प्रकार का अगर चेंज करना है जो कि प्रिवेलिंग लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स पर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, इनमें से किसी भी आधार के ऊपर में सीनियर कोऑर्डिनेशन को अधिकार दिया गया है कि इस बीट लेंथ में वो परिवर्तन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे। तो चूंकि हॉट वेदर पेट्रोलिंग दिन के समय में ही की जाती है, इसलिए HS फ्लैग रेड की संख्या 2 होगी, स्टाफ उस फ्लैग के लिए 1 दिया जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए डेटोनेटर्स 10 दिए जाएंगे, और कैने बाउल फिटेड विद रबर बॉल वो 1 दिया जाएगा। कैने बाउल इसलिए दिया जाता है कि स्लीपर के हॉलोनेस की पहचान की जा सके। अब हॉट वेदर पेट्रोलमैन की वर्किंग कैसे होगी, हॉट वेदर पेट्रोलमैन की वर्किंग कैसे होगी। He shall patrol the track during the hottest part of the day to look for the prominent king, यानी कि गर्मी के समय में वो पेट्रोलिंग करता है, जो जब सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्या चीज को देखने के लिए, प्रोमिनेंट किंग, संभावित किंग जो वहां पर है, प्रोमिनेंट किंग है, ठीक है, दूसरा किंग कहीं डेवलप तो नहीं हो रहा है, इंसिपिएंट बकल्स तो नहीं हो रहा है, या बकलिंग की कोई टेंडेंसी तो उनको नहीं दिख रही है।
3 चीज उसको मेजरली देखना है, किंक देखना है, बकलिंग देखनी है, या टेंडेंसी टुवर्ड्स बकलिंग देखनी है। इसकी उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि ऐसे साइटों का वो प्रोटेक्शन करे। He shall protect the track at the site of the prominent kink, incipient or actual buckle and report the same to the nearest station master। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, क्या करना है उसे उसे नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को सूचना देनी है, फिर अपने जेई अथवा एसएससीपीवे को तुरंत इसकी सूचना देनी होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या उसको प्रोटेक्शन नहीं करना है? प्रोटेक्ट तो करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें, he shall protect the track at the site of the prominent king, incipient and actual buckle। यानी सबसे पहले वह सूचना दे, जैसे ही उसे महसूस होता है कि बकलिंग की टेंडेंसी बन रही है, या यहाँ पर किंक डेवलप हो गया है, या बकलिंग हो चुकी है, तो वैसे ही कंडीशन में वह सबसे पहले साइट का प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद ही वो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर और जेई अथवा एसएससीबीवे को इसकी सूचना भेज जाएगा। जिस प्रकार हमने देखा था कि कीमैन के संबंध में या दूसरे पेट्रोलमैन के में क्या किया जा रहा है, उनको जीपीएस डिवाइस दिया जा रहा है हर एक पेट्रोलमैन को, तो यहाँ पर भी हॉट वेदर पेट्रोलमैन को जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से इक्विप किया जाएगा, ताकि उसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके और उसकी पेट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। अब सवाल उठता है कि वो पेट्रोलिंग करने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया और कैसी प्रक्रिया का पालन करेगा, किस तरीके से पेट्रोलिंग करेगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। He will walk over his weight slowly over one rail or one sleeper. He will walk over his weight slowly over one rail oblique one sleeper, non-gauge side of the rail in one direction। एक दिशा में वो जाते हुए नॉन गेज साइड, रेल के नॉन गेज साइड में स्लीपर पर वो चलेगा। नॉन गेज साइड में ध्यान रखेंगे, ये याद रखने की चीज है। ऑन वन रेल ऑन स्लीपर non-gauge side of the rail in one direction, and on the other rail or on sleeper non-gauge side of the rail in the return direction। जब वो लौटेगा तो भी उधर लौटते वक्त में फिर नॉन गेज साइड से ही वह लौटता हुआ आएगा। ये तो हो गया हमारे सिंगल लाइन के केस। अब आते हैं डबल लाइन के केस में। डबल लाइन में यही प्रक्रिया को वह क्या करेगा, पहले वो अप लाइन पर करेगा और फिर डाउन लाइन पर करेगा। ऐसा नहीं है कि वह अप लाइन से जाएगा और डाउन लाइन से लौट जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रक्रिया को वह अल्टरनेटिवली ऑन अप एंड डाउन लाइन पर करेगा। पहले अप लाइन पर करेगा और फिर उसके बाद वह डाउन लाइन पर करेगा। अब यहाँ पर भी वो किन चीजों को देखेगा, वह देखेगा किंक के बारे में, किंक पर ध्यान रखेगा, विजिलेंट रहेगा और किंक पर ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर उससे किसी प्रकार का किंक ऑब्जर्व होता है तो तुरंत वो इसकी जांच करेगा कि इस किंक के कारण किसी स्लीपर में हॉलनेस तो नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट तो देखने को उसको नहीं मिल रहा है। और एट लीस्ट 100 स्लीपर अहेड एंड इन द रियर, जहां पर भी किंक उनको डेवलप होता हुआ दिख रहा है, उसके आगे में और उसके पीछे में उसके फ्लोटिंग कंडीशन को चेक करेगा। फ्लोटिंग कंडीशन को चेक करने के लिए कैने बॉल दिया हुआ है, उसके द्वारा वह चेक करेगा कि क्या स्लीपर के नीचे हॉलनेस तो नहीं आ गई है, फ्लोट तो नहीं कर रहा है। He should meticulously sound each and every sleeper, 100 sleeper on either side of the kink to determine any floating condition। हर एक को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसकी आवाज को समझने का प्रयास करेगा ध्यानपूर्वक, और ताकि उसे पता चल सके कि उसमें किसी प्रकार का फ्लोटिंग कंडीशन तो नहीं दिख रहा है। The amount of rebound will be noted by the dropping a cannonball on each end of the sleeper to determine the exact of the void under the sleeper। अभी पता कैसे चलेगा अमाउंट ऑफ रीबाउंड के द्वारा? इसे खाली जो स्लीपर है, स्लीपर की एंड पर उसे कैने बॉल के द्वारा गिरा करके उस पर देखा जाएगा और उसके रीबाउंड से यह पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर में वाइड डेवलप तो नहीं हो गया है। Should the amount of rebound reveal a floating condition, अगर उनको ऐसा लगता है कि रीबाउंड कैने बॉल के रीबाउंड से फ्लोटिंग कंडीशन का पता चल जाता है, उस हालात में उन्हें क्या किया जाएगा, अंडर विच बकल में भी एंटिसिपेटेड, कि जिसके कारण वहाँ संभावना है कि वहाँ पर एंटिसिपेशन में बकलिंग हो सकती है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको लग रहा है कि यहाँ पर बकलिंग हो सकती है।
तो द पेट्रोलमैन हैज डिटेक्ट एक्चुअल बकलिंग ऑफ द ट्रैक, या नहीं तो उसने सचमुच में बकलिंग ऑफ ट्रैक को पता कर लिया है, या तो उसे फ्लोटिंग कंडीशन के बारे में पता चल जाए और लग जाए कि बकलिंग होने की संभावना है, या एक्चुअल बकलिंग का पता लग गया होगा। He will take immediate steps to protect the affected portion by displaying of the hand signal as per rules in force। तो वह तुरंत क्या करेगा, उस अफेक्टेड पोर्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो अपने हैंड सिग्नल दिखा करके, और उसके बाद जो नेसेसरी प्रोसीजर्स है उसके द्वारा क्या करेगा, ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा। एक बार ट्रैक को प्रोटेक्ट हो गया तो पेट्रोलमैन विल अरेंज टू एडवाइस द गैंगमैन, उसके बाद वो गैंगमैन को सूचना देगा, जेएसएसपी को सूचना देगा कि यहाँ पर बकलिंग हो गई है या बकलिंग होने की संभावनाएं बन रही है। द गैंगमेट, अब देखें, अब गैंगमेट का दायित्व क्या है। गैंगमेट को जैसे ही बकलिंग की सूचना मिल जाती है तो उसे क्या करना है, तुरंत साइट की ओर प्रोसीड कर देना है। जो भी उसके पास जितने भी अवेलेबल मैन पावर है उन सभी को लेकर के साइट की ओर प्रोसीड कर देना है। जब वो साइट पर पहुंचेंगे तो उनका पहला काम क्या होगा कि अफेक्टेड पोर्शन को जांच करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहला तो काम क्या है कि इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द अफेक्टेड पोर्शन। इसके बाद वो पुनः, भले पेट्रोलमैन ने उसकी जांच कर ली हो, he should then inspect the condition of track 100 meter on either side of this suspected zone and commence heaping of surplus ballast if any available। सबसे पहले तो उसकी जांच कर लेंगे, और जांच करने के बाद उन्हें लग रहा है तो उसके बाद जितनी भी सरप्लस बैलास्ट है उसकी हीविंग करना चालू। कहाँ पर करेंगे, ऑन द शोल्डर्स, शोल्डर्स पर बैलास्ट की हीविंग करना चालू करेंगे, और उसका मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है, अप टू द रेल हेड, रेल हेड से ऊंचा नहीं करना है बैलास्ट को, रेल हेड तक ही हीविंग करनी है। और कॉम्पैक्शन बैलास्ट का करते रहना है, जो भी अगर आपके पास अवेलेबल मीन्स है उससे कॉम्पैक्शन करते रहना है। लेकिन यहाँ पर किसी भी हालात में ट्रैक को स्ल्यू या अलाइन करने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स जो ट्रैक को सही करने के लिए है वो बकलिंग को और ही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और हो सकता है कि समय से पूर्व भी बकलिंग हो जाए। दूसरा, आप वहाँ पर उसकी जो लैटरल रेजिस्टेंस है मे बी कि उसको भी कम कर सकते हैं इस कारण से। तो हमें यहाँ पर ट्रैक को सीधा करने और उसको स्ल्यू करने का कोई भी प्रयास नहीं करना है। मेट यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएगा, मेट शुड कंटिन्यू टू रिमेन एट द साइट जब तक कि अराइवल ऑफ जेईएसएससी-पीबी, यानी कि जब तक वहाँ पर एसएससी जेईपीबी नहीं आते हैं तब तक उसे साइट पर से छोड़ करके नहीं जाना है। इसका अर्थ ये नहीं हो कि साइट पर जेईएस व एसएससी-पीबी के रहते हुए आप निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर उन निर्धारित आदेशों का अनुपालना करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक रेलवे ऑफिशियल यहाँ पर लगातार ही रेलवे टेम्परेचर की माप करता रहेगा। जो बक्कड़ एरिया है वहाँ पर लगातार ही रेलवे टेम्परेचर की माप करता रहेगा और उसे रिकॉर्ड करता रहेगा। The rail facing the sun will be covered up to the level of rail head on the outside by ballast or leaf। जिस दिशा से रेल के ऊपर में सूरज की रोशनी पड़ रही है उसे बैलास्ट के द्वारा या आसपास जो पत्ते अवेलेबल हैं उसके द्वारा उसे कवर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उसको अतिरिक्त टेम्परेचर न मिले। साथ ही साथ जब टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रेल का तापमान धीरे धीरे डाउन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग पर। हॉट वेदर पेट्रोलिंग समाप्त हो गया, मॉनसून पेट्रोलिंग समाप्त हो गया, अब बात करते हैं कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की। जैसा कि हमने बताया था कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग की जो शुरुआत है उसके सेक्शन की पहचान करनी है, कब से कब तक चलेगा, ये किसके अधिकार में था, सीटी के अधिकार में था। लेकिन कोल्ड वेदर कहाँ कहाँ चलेगा, यह किसके अधिकार में है, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के आधार पर उनके अधिकार में है, सॉरी। तो सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन जो उस डिवीजन के इंजीनियरिंग हेड होते हैं वो ये डिफाइन करेंगे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में कहा जाए और किस सेक्शन में कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की जानी चाहिए। यह कई बातों पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है कि प्रीवियसली रेल और वेल्ड फ्रैक्चर कितने हुए हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि रेल क्रोजन का एक्सटेंड कितना है, ओवर ड्यू रेल रिन्यूअल्स कहाँ कहाँ पर हो गए हैं, या ट्रैफिक डेंसिटी कहाँ पर कितनी है। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग को कब शुरू करना है, जैसा कि आपने उसमें देखा था पिछले वाले में हॉट वेदर पेट्रोलिंग में कि TD+20 डिग्री, TD+25 डिग्री और TD+
30 डिग्री के क्रॉस करने के बाद अलग अलग कंडीशंस में हॉट वेदर पेट्रोलिंग करनी है। तो उसी प्रकार कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग तब करनी होती है जब रियल टेम्परेचर TD-30 डिग्री से नीचे चला जाए। इसके लिए पेट्रोल चार्ट्स भी बनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर ये सीनियर इंडियन कोऑर्डिनेशन ने इसे कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग के सेक्शन डिफाइन करने हैं, तो इसकी भी कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो होगी वो मंडल के द्वारा ही बनाई जाएगी। पेट्रोलिंग जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा JPB अथवा SSCPB इंचार्ज के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के द्वारा कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग का पीरियड और सेक्शन डिफाइन किया जाएगा और पेट्रोल चार्ट बनवाया जाएगा और इन्हें ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी JE अथवा SSCPB इंचार्ज की होगी। अब सवाल आता है कि जब हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट बनाते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हमको फॉलो करने हैं। तो इसमें जो आ गए कि बीट कितना लंबा रहेगा, कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन की बीट कितनी लंबी रहेगी। अगर सिंगल लाइन है या डबल लाइन पर सिर्फ एक ही लाइन पर LWR या CWR है तो वैसे कंडीशन में पेट्रोल मैन की बीट 4 किलोमीटर होगी। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसे अगर हम हॉट वेदर पेट्रोलमैन के जुडिक्शन से देखें तो हॉट वेदर पेट्रोलमैन का 2 किलोमीटर था, उसकी जगह पर यहाँ पर 4 किलोमीटर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर डबल लाइन सेक्शन है और वहाँ पर LWR CWR है तो एक पेट्रोलमैन के लिए 2 किलोमीटर लेंथ होगा अप एंड डाउन दोनों पे लेकर के, अप और डाउन लेकर के 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर अप और 2 किलोमीटर डाउन। क्या ये सही है? ध्यान को बताएं, on double line section when LWR CWR on both line one patrolman for 2 किलोमीटर लेंथ और अप एंड डाउन रोड, यानी कि 2 ही किलोमीटर लेना है। टोटल कितना लेना है हमको? 2 किलोमीटर हमको यहाँ पर लेना है। तो 2 किलोमीटर अगर आप ट्रैक को लेंगे तो कुल मिलाकर 2 किलोमीटर अप लाइन हो गया और 2 किलोमीटर डाउन लाइन हो गया। इस प्रकार को मिलाकर के 4 किलोमीटर ही मैक्सिमम यहाँ पर लेना है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे हॉट वेदर में आपने देखा कि बीट के चेंजेस करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सीनियर इन कोऑर्डिनेशन की। उसी प्रकार कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में भी इस चेंजेस को करने की जिम्मेदारी सीनियर इन कोऑर्डिनेशन के पास दी गई है कि वह प्रिवेलिंग रियल टेम्परेचर या ट्रेन की सर्विसेज और फ्रीक्वेंसी वेदर कंडीशन के आधार पर इस बीट में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी बीट को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो चेंज करने की जवाबदारी सीनियर इन कोऑर्डिनेशन की हो गई, चाहे वो हॉट वेदर पेट्रोलिंग की हो या कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग की। तो इन बातों को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब है कि कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन के पास क्या-क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। तो एक तो 10 पटाखे तो होने चाहिए, 10 फॉग सिग्नल होने चाहिए। कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग में क्या होगा कि दिन के समय भी कुहासे के जैसी स्थिति रहती है ठंडी के मौसम में, तो इसके चलते यहाँ पर भी 2 ट्राई कलर हैंड सिग्नल लैंप या रिचार्जेबल टॉर्च भी होने चाहिए और 2 रेड फ्लैग और 1 ग्रीन फ्लैग भी होने चाहिए। तो दोनों चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। जहाँ पर कैरोसिन ऑयल वाले लैंप का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर एक माचिस के बॉक्स का इस्तेमाल होना चाहिए और एक 3 सेल के टॉर्च की होनी चाहिए। एक स्टाफ जो कि हैंड सिग्नल लैंप को खड़ा करने के लिए या हैंड फ्लैग्स को खड़ा करने के लिए लगाने के लिए चाहिए। कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन के लिए नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट दिखाने के लिए स्पैनर चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स चाहिए जिनमें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज, गम बूट, सेफ्टी जैकेट, रेन कोट, हेलमेट विद हेडलाइट एक्सेट्रा चीज़ों का व्यवस्था होना चाहिए। इसके बाद बनाया जाएगा पेट्रोल चार्ट, जिसकी चर्चा हम बाद में कर रहे हैं कि कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की चार्ट कैसे बनाई जाती है। अब कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन काम कैसे करेगा, किस ढंग से वो अपनी पेट्रोलिंग करेगा। तो निश्चित है कि जब कोल्डेस्ट टाइम होता है नाइट का, उस टाइम में खासतौर पर के पेट्रोलिंग की जाती है क्योंकि रेलवे में रेल ठंडी हो जाती है और फ्रैक्चर होने की संभावना खिंचाव के कारण बढ़ जाती है। जब वो पेट्रोलिंग करेगा तो वो किन बातों का ध्यान रखेगा? वह वेल्ड और रेल फ्रैक्चर को देखेगा और दूसरा कहीं एसीजे के ऊपर में गैप ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो 2 जगह पर ध्यान रखना है पेट्रोलिंग करते वक्त में। एक तो कि वेल्ड फ्रैक्चर कहीं पर उससे नहीं दिख रहा है या रेल फ्रैक्चर कहीं तो नहीं दिख रहा है। दूसरा ये कंडीशन है कि एसीजे का गैप कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करेगा? वह ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा और प्रोटेक्ट करने के बाद चाहे वो एक्सेसिव गैप का कंडीशन हो या रेल फ्रैक्चर कंडीशन हो, वह ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा।
और प्रोटेक्ट करने के बाद उसे नियरेस्ट स्टेशन मास्टर या जेई अथवा एसएससीपीबी को इन्फॉर्म करेगा। हर एक पेट्रोलमैन को, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, कि उनको जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस दी गई है ताकि उनके वर्क को मॉनिटर किया जा सके, उनके मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। ठीक इसी प्रकार से कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन को भी जीपीएस से ट्रैकिंग डिवाइस दी गई है। अब देखते हैं कि यह कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग करेगा कैसे। तो ही विल वॉक ओवर हिज व्हील स्लोली अलोंग वन रेल इन वन डायरेक्शन। एक रेल पर एक डायरेक्शन में मूव करेगा एंड ऑन द अदर रेल इन द रिटर्न डायरेक्शन, और लौटते वक्त वो दूसरी रेल पर करेगा। यह हुआ सिंगल लाइन की कहानी। पर अगर डबल लाइन है तो पहले क्या करेगा, पहले वो अप लाइन पर करेगा और उसके बाद इस सेम प्रक्रिया को डाउन लाइन पर रिपीट करेगा। इसे अपने कार्य के दौरान विजिलेंट रहना है और रेल फ्रैक्चर या रेल फेलियर जैसी घटनाओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसे अपने सेक्शन में जो एसीजे हैं उसका गैप कितना हो गया है, इस बात का ध्यान रखना है। इन केस ही नोटिसेज a rail failure or gap at the SCJ becomes more than the designed maximum gap। अब यहाँ पर यह समझाना होगा, आपको समझना होगा कि मैक्सिमम डिजाइन गैप की बात की गई है। मैक्सिमम डिजाइन गैप वह होता है जो कि किसी एसईजे मैक्सिमम गैप वहाँ पर क्रिएट हो सकता है ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट रीजन, और वो हर एसईजे का मैक्सिमम डिजाइन गैप डिफाइन होता है। अगर उससे अधिक अगर हो जाता है, उस केस में उसे तुरंत ही ट्रैफिक को क्या करना चाहिए, सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए और लाइन का प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। एक बार लाइन का प्रोटेक्शन हो जाएगा, एक बार लाइन का प्रोटेक्शन या ट्रैक का प्रोटेक्शन अगर हो जाता है, उसके बाद इसकी रिपोर्ट कीमैन गैंगमेट को दी जाएगी, जेई अथवा एसएससीपी को दी जाएगी, और उसके द्वारा उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो नेसेसरी जो इमरजेंसी रिपेयर्स है उसको इमरजेंसी रिपेयर्स है करने के लिए एसएससी अथवा जेईपी में अरेंजमेंट करेंगे। अब बात करते हैं वॉचमैन की। वॉचमैन एट वल्नरेबल लोकेशंस। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि वल्नरेबल लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी किनके पास है, डीएन के पास। आइए उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि हमारे पास जो पेट्रोल मैन थे उसके अलावा भी स्टेशनरी वॉचमैन को पोस्ट किया जाता है उन लोकेशन पर जहाँ की जो लोकेशन ऑफ डेंजर हैं या लोकेशन ऑफ ट्रेवल से है। सबसे पहला है कि वल्नरेबल लोकेशन या वल्नरेबल पॉइंट किसे कहते हैं, किससे मानेंगे। Where conditions unsafe for the passage of trains are apprehended and there is need for a stopping of train in time, in cases such condition develop। यानी कि कोई भी रेलवे का ट्रैक पैसेंजर के जाने के लिए, ट्रेन के पैसेज करने के लिए अनसेफ हो, अगर ऐसा होता है तो हमें वहां पर जहाँ पर कि हमें रोकने की आवश्यकता है ट्रेन को, उस प्रकार के कंडीशंस को हम वल्नरेबल लोकेशंस कहा जाता है। अब वल्नरेबल लोकेशंस कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिजेज जिसमें कि इनएडुकेट वाटरवे है, या लिएबल टू स्क्वायर इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में स्क्वायर का होने की संभावना है, या तो ऑब्लिक फ्लो है या पैरेलल फ्लो ऑफ वाटर है। ऑब्लिक फ्लो है या पैरेलल फ्लो ऑफ वाटर है अप्रोच के अगेंस्ट में, या राइज ऑफ फ्लड एवं डेंजर लेवल, राइज ऑफ फ्लड एवं डेंजर लेवल, ये बार बार अगर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार के ब्रिजेस को हम वल्नरेबल में रखेंगे। दूसरा, बेड बैंक्स लिएबल टू स्लिप और सब्सिडेंस, ये भी हम रखेंगे वल्नरेबल लोकेशन में। ब्रिजेज लोकेटेड अक्रॉस रिवर कोर्सेज फीड बाय द रेलवे अफेक्टिंग वर्क, इससे भी रखेंगे। कटिंग एंड हिल डेजिग्नेटेड एज वल्नरेबल बाय द सीनियर डीएन और डीएन, कि कुछ लोकेशंस में कटिंग और हिल को जो कि डीएन के द्वारा उसको डेजिग्नेट कर दिया गया कि वल्नरेबल है। वाटर ओवरफ्लोइंग ओवर द ट्रैक, उस कंडीशन में, और या एनी अदर कंडीशन लाइकली टू अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ ट्रैक। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ ट्रैक के लिए कोई भी कंडीशन जो जिम्मेदार हो या कोई लोकेशन अगर जिम्मेदार होता है तो उस लोकेशन को हम वल्नरेबल लोकेशन कहेंगे। वल्नरेबल लोकेशन की जो लिस्ट है वो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के यहाँ और डिविजनल इंजीनियर के यहाँ एक रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए, और उसे समय समय पर उसको रिव्यू करना और उसे अप टू डेट करने की जिम्मेदारी भी होती है। गार्डिंग ऑफ वल्नरेबल लोकेशन। अब बात करते हैं कि वल्नरेबल लोकेशन की गार्डिंग कैसे की जाती है। तो वहां पर क्या करते हैं, स्टेशनरी वॉचमैन को सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं राउंड द क्लॉक,
जो भी नॉमिनेटेड लोकेशंस है ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। जो स्टेशनरी वॉचमैन रखा गया है, तो उन्हें वल्नरेबल लोकेशंस पर ध्यान रखना है, और अगर इन केस ही एप्रीहेंड डेंजर ही शुड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द लाइन अकॉर्डिंग। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर खतरा होने की संभावना है या खतरा हो ही गया है, तो वहाँ पर हमें उससे बचाने का प्रयास करना है, प्रोटेक्ट करने का ट्रैक को हमको प्रयास करना है। इक्विपमेंट जो वॉचमैन को, अभी ये भी ध्यान रखना है आपको कि वॉचमैन को कौन-कौन सा इक्विपमेंट दिया जाता है। तो द इक्विपमेंट फॉर द वॉचमैन शुड बी ऑन द सेम स्केल एज पेट्रोलमैन। पेट्रोलमैन के तरीके से ही उसे वॉच दिया जाता है। पर उसके पास क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा? उसके पास नंबर प्लेट नहीं होगा, हैवरसैक नहीं होगा, पेट्रोल बुक इन टिन केस नहीं होगा। नंबर प्लेट किस चलते नहीं होगा? उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं है, वो फिक्स्ड लोकेशन पर है। हैवरसैक हैवरसैक का इस्तेमाल, उसे घूमना नहीं, इसलिए हैवरसैक की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और पेट्रोल बुक इन टिन केस, उसके यहाँ पर भी हैंडिंग ओवर उसे करना नहीं है, एक्सचेंज नहीं करना है, इसलिए वहाँ पर पेट्रोल बुक की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके पास एक नोटबुक अवश्य प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारा छठा है सिक्योरिटी पेट्रोलिंग, सिविल डिस्टर्बेंस या स्पेशल ओकेजन्स पर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग। जैसे ही हमें सिविल डिस्टर्बेंस की कोई सूचना मिलती है, तो डिविजनल अथॉरिटी कॉन्टैक्ट करती है किसको? लोकल अथॉरिटीज को, और अरेंजमेंट करती है, जैसा कि सर्कमस्टांसेस वारंट कर रहा है कि कैसे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग वहाँ पर करवाई जाए। दिस में बी अरेंज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द मॉनसून पेट्रोलिंग विद द मॉडिफिकेशन एज डीम्ड नेसेसरी इन कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी। तो इसका भी पैटर्न सिर्फ वैसा ही होगा जैसा कि मॉनसून पेट्रोलिंग का हुआ है। सिक्योरिटी पेट्रोलिंग को स्पेशल ओकेजन्स पर भी लगाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई स्पेशल ओकेजन्स अगर हो रहा है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा लगाए जा सकते हैं। जो प्राइमरी ड्यूटी है पेट्रोलमैन की, जो कि सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में लगी हुई होती है, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में जो पेट्रोलमैन को लगा हुआ है, उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ट्रेन को वो प्रोटेक्ट करे। क्या करना है उससे? ट्रेन को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसे किसी प्रकार का डेंजर का सामना नहीं करना पड़े, ताकि कोई ट्रैक के साथ टैंपरिंग नहीं कर सके, या ट्रैक के ऊपर खड़ी गई लाइनों को, या जो भी मशीनें हैं, जो भी ट्रैक है, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लाया जा सकता। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है स्पेसिमेन पेट्रोलिंग चार्ट है, जो कि मेन लाइन या ब्रांच लाइन लो डेंसिटी पर है, टू बिच लेंथ 8.45 किलोमीटर का है। तो ये आपको चार्ट बनाया गया है। आपको चार्ट बनाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर चार्ट बनाने पर कोई खास प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दूंगा। आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर दो पेट्रोलमैन आप देखें, यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे 5-10 पर, नीचे यहाँ पर 5-10 पर, ऊपर से चलते हैं यहाँ पर 18-23 में आपको एक पेट्रोलमैन चलता है, 18-23 में, या दूसरी तरफ से यह 18-22 में चलता है। 18-23 में यहाँ से पेट्रोलमैन चलता है, और 18-22 में यहाँ पेट्रोलमैन चलता है, और दोनों मिलकर के 1941 पर मिलते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज होगा, प्राइवेट नंबर बुक एक्सचेंज होता है, और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ये दोनों मिलकर के यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से फिर वह वापस लौट गया। ये एक नंबर क्या करता है, फिर यहाँ से वापस लौट जाता है, और 2 नंबर यहाँ पर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद दूसरा पेट्रोलिंग चालू होगा 22:25 से। तो 22:25 पर एक पेट्रोलमैन चलता है, और इस तरफ से 22:25 पर दूसरा पेट्रोलमैन चलता है, और दोनों मिलते हैं 23:44। और 23:44 के बाद यहाँ पर वो रुक जाते हैं। इसके बाद यहाँ रुकने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3:51 पर भी चलेंगे, ये हो सकता है बीच में यहाँ पर गाड़ियाँ ही ना हो। इसके बाद 3 बजे ये वापस निकलते हैं, और ये अपने स्टेशन में 5:10 में, और दूसरी तरफ ये अपने स्टेशन पर 5:10 में पहुँच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी चार्ट्स में इन बातों को, इसी प्रकार के चार्ट्स बनाए जाते हैं। कोई खास इसमें बहुत अंतर नहीं होता है, सिर्फ फिक्सिंग ऑफ पेट्रोलमैन रहता है इसमें। तो ये आप देख चुके हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने यह देखा कि कैसे पेट्रोलिंग करनी है,
कब करनी है, पेट्रोल बिट की लंबाई क्या होगा और पेट्रोलिंग करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पेट्रोलिंग का यह चैप्टर जो कि पिछले 2 सेशन में हमने समाप्त कर लिया है, आपके लिए उपयोगी होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।